नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तीसरा प्रश्न, क्या अब विपक्ष को प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे बीजेपी के खिलाफ? दूसरा, अजय माकन जी क्यों डुबाना चाहते हैं कांग्रेस की नैया? और तीसरा, कठुआ रेप के दोषी के साथ खड़े मंत्री जी पर क्या केस चलाया जाएगा? इसके आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक मुश्त वन टाइम भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे हमें चैनल चलाने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात, क्या अब विपक्ष को प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे बीजेपी के खिलाफ? सूरत पूर्वी की सीट, सूरत ईस्ट की सीट पे जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे जिन्होंने पर्चा भरा था, कंचन जरीवाला साहब, मंगल की रात को वो गायब हो। वो वेडनेसडे मतलब 16 तारीख को, अच्छा वो वही नहीं गायब हो गया, उनका पूरा परिवार गायब था, घर में ताला बंद था। 16 को वो कहीं सुबह एकदम से मिले और सीधे वो दिखाई दिए रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ और वहां पहुंच के उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया, अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। मतलब अब आम आदमी पार्टी का सूरत ईस्ट में कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है। ये कंचन जरीवाला साहब जो हैं ये पहले बीजेपी में भी रहे हैं, ये अभी 2021 में कांग्रेस के टिकट पे वहां का जो म्युनिसिपल इलेक्शन होता है वो भी लड़े हैं, अब ये आम आदमी पार्टी में थे। इन्होंने उसके बाद ये सब जब अपना वापस ले लिया नॉमिनेशन, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन्होंने कहा कि मैंने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अपना पर्चा वापस लिया है। और कारण उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो मतलब इनको बड़ी दिक्कत है आम आदमी पार्टी में और पीछे नीचे वोट ही नहीं है और पैसा भी मांगा जा रहा है इत्यादि इत्यादि तरह तरह के आरोप भी लगाए उन्होंने। अब पहली चीज तो यह है कि ये क्या 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि उनको पर्चा वापस लेना पड़ा? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी भाई, वो तो आम आदमी पार्टी पहले ज्वाइन कर चुके थे, अपने सो कॉल्ड उसमें वो काम भी कर रहे थे। जब पर्चा वो भर दिए और उसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि ये क्या खराबी है और क्या है और उनको इसमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ये थोड़ा बात नॉर्मल उसमें पचती नहीं है। तो दूसरा ये है कि ये कहाँ थे, मतलब ये रात भर कहाँ गायब रहे? जब घर में नहीं रहे और परिवार भी गायब रहा तो कहाँ गायब रहे? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब नेक्स्ट डे रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ पहुंचे तो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ये पहुंचे थे और ये जो बिल्कुल साफ साफ प्रूफ है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो इसमें, मतलब ये जो भी जहां पे भी ये रात में रुके थे, जिसके पास भी रुके थे, जिसके भी दबाव में थे, पुलिस प्रशासन इनकी मदद कर रहा था। क्योंकि देखिए ऐसा है कि इलेक्शन में जब सिंबल अलॉट हो जाता है, मतलब जब पर्चा नॉमिनेशन हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सिंबल अलॉट हो जाता है, मतलब फाइनल जब हो जाता है कि ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तब सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा पहले नहीं मिलती, तो इनको कोई सुरक्षा नहीं मिली हुई थी। इनके साथ अगर इतने पुलिस आ रही थी, जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वीडियो आ रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन भी इनके साथ था। इन पे आरोप ये लगाया जा रहा है मनीष सिसोदिया जी और राघव चड्ढा जी ने कि बार बार जांच की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनको जोर जबरदस्ती करके बिठाया गया है, क्योंकि देखिए ये हटे तो हैं, ये तो फैक्ट है। अब हटे ये स्वेच्छा से हैं या किसी दबाव में है? दबाव पैसे का भी है, दबाव जैसे हार्दिक पटेल जी के लिए कहा जाता है, भाई दबाव वहां बहुत तरह के आदमी बनाता है, पुराने केसेस, पैसा, गुजरात में लोग कारोबारी लोग होते हैं, उनका नहीं, उनके भाई का, बहन का, मतलब कई तरह के, तो वो दबाव है। वो भी एक चेक करने वाली बात है, क्योंकि या कोई लालच दिया गया है, ये सब भी है, क्योंकि वहां से वो हटाए नहीं। क्योंकि उनके खड़े रहने से दिक्कत क्या थी बीजेपी को उनके खड़े रहने से पहली दिक्कत ये थी कि जिस कंस्टिट्यूंसी में ये इलेक्शन लड़ रहे थे वहां 45% मुस्लिम हैं। असलम साइकिल वाला वहां कांग्रेस का उम्मीदवार है और पिछला इलेक्शन बीजेपी ने महज 13,000 वोट से जीता था, तो हार जीत बहुत पास थी। अब अगर आम आदमी पार्टी यहां खड़ी हो जाती है और असलम साइकिल वाला अगर इलेक्शन लड़ते हैं और 45% मुस्लिम वहां पे आबादी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत क्लोज, मतलब फिर आम आदमी पार्टी थोड़ा भी अगर वोट काट देती है तो बीजेपी की हार निश्चित है। तो ये कुछ वैसा ही काम हो रहा है जैसा कई जगह AIMIM आके विपक्ष के वोट काट के बीजेपी को जिता देती है, तो कुछ उस तरह की बात यहां पे भी होती थी। तो इसलिए शायद आम आदमी पार्टी का वहां से इलेक्शन से हटना बीजेपी के लिए फायदेमंद है। अब एक नई चीज शुरू हुई है इस समय सूरत के, आज दिन में मेरी बात हुई, सूरत के जितने
आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको अंडरग्राउंड करा दिया गया, उनको सब लोग को इकट्ठा करके उनको अंडरग्राउंड करा दिया गया। मतलब ये आप सुने तो थे, प्रधानी में और इन सब में तो बहुत कॉमन होता था कि जीत के बाद लोग उनको कहीं प्रोटेक्ट करके लगते थे। अब तो एमएलए लोगों को भी वो राजस्थान में कहा था बाड़ाबंदी कर दी जाती थी। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि अभी इलेक्शंस पहले उम्मीदवारों जो प्रत्याशी लोग हैं उनकी बाड़ाबंदी की जा रही है, ये भी एक है। दूसरा, अमित शाह साहब पिछले 13-14 दिन से बिल्कुल एग्रेसिव मौजूद हैं वो गुजरात में। तो गुजरात में वो मौजूद है और उनका कोई ये मतलब उनका कोई सिग्नेचर या उनका प्रिंट ना आए वो बात थी। नए तरह की वो हरदम कुछ ना कुछ ईजाद करते हैं, एक नया ये वेरिएशन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से ईजाद हुआ है। क्योंकि हर जगह जब सरकार गिरती है, जब तेलंगाना में कोई पैसा लेके पकड़ा जाता है कहीं कुछ, तो नाम कहीं ना कहीं अमित शाह साहब का जरूर आता है। क्योंकि एक जो मुख्य बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एडवांटेज बीजेपी, ईवीएम एडवांटेज बीजेपी, इलेक्शन कमीशन एडवांटेज बीजेपी, लाभार्थी वाली योजना जिसको रेवड़ी और क्या क्या कहते हैं एडवांटेज बीजेपी। जीत गए तो ये जो लालच दिया जाता है वो भी बीजेपी देती है, साम दाम दंड भेद किसी न किसी तरह से। लेकिन अब वो कुछ ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि विपक्ष को उम्मीदवार ही ना मिले, तो अगर उम्मीदवार मिल गए तो उनको आप किसी तरह से बिठा दीजिए। ये भी एक खराब तरफ हमारा लोकतंत्र बढ़ रहा है। अब दूसरी बात, अजय माकन जी क्यों डुबाना चाहते हैं कांग्रेस की नैया, ये भी एक समझने वाली बात है। अजय माकन जी ने अपना एक इस्तीफा दिया है, इस्तीफा कोई पद से नहीं दिया है, उनको जो काम अलॉट हुआ है वो वाला काम नहीं करेंगे, ये इस्तीफा दिया है। मतलब ऐसे मान लीजिए हमारे दफ्तर में है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई कैमरा पे है, कोई इसकी एडिटिंग करेगा, तो हमारे जो कैमरा देख रहा हूँ वो ये इस्तीफा है, मैं ये कैमरे का, बाकी इस्तीफा नहीं दिए हैं, रहेंगे जनरल सेक्रेटरी। तो अब इनका जरा आप जल्दी से मैं बता दूं इनका परिचय। भाई सबसे बड़ी बात है ललित माकन साहब के भतीजे थे, कांग्रेस में मनमोहन सिंह सरकार में 2012-13 में ये यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर मनमोहन सिंह सरकार के थे। ये उससे पहले भी दिल्ली में जब सरकार थी शीला दीक्षित तो यंगेस्ट स्पीकर ऑफ दिल्ली में थे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। और मोटी बात यह है कि पॉलिटिक्स बिल्कुल ठीक से समझते हैं, इनके रग रग में पॉलिटिक्स है। और वर्तमान में ये जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राजस्थान है। मैं याद के लिए बता दूं, ये इंचार्ज पंजाब में भी, जब जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पंजाब थे, जहां की जो दुर्दशा हुई है और कैसे हुई दुर्दशा आपको सबको याद है। अब ये राजस्थान के भी इंचार्ज हुए थे। आप सबको याद होगा कि जब वो बात चली थी कि अशोक गहलोत साहब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, एक पद एक वाली बात थी, और ये हुआ कि वहाँ पे इस्तीफा दे दें और दूसरा चीफ मिनिस्टर हो जाए। इन सब काम पे इनको भेजा गया था और एक कितने ओवर एंथुसियास्टिक हो गए थे वहाँ पे कि जाके इन्होंने किस तत्परता से अशोक गहलोत जो अभी नॉमिनेशन भी नहीं भरे थे उनको किस तरह से कि उनको रिप्लेस किया जाए, इसमें ये ज़्यादा लग गए थे जयपुर जाके। और एक चीज़ और याद रखने वाली है कि जब वहाँ अशोक गहलोत इनसे मिलना चाहते थे उस समय जब ये अभी थे जयपुर में, तो इन्होंने मिलने से मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा। अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर इलेक्शन की सिर्फ बात कर लें तो कौन बेटर बेट है, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। एज एन आउटसाइडर हम सब लोगों को ये लगता है कि अशोक गहलोत इज अ बेटर बेट। अच्छा क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, किसने किसके कान में कहा, किसने किससे को लिख के दिया, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अशोक गहलोत इज अ बेटर बेट। और जब ये पूरे जब उस बार ये गए थे जयपुर विधायकों से मिलकर उनका मन टटोलने, तो इनका बायसनेस अगेंस्ट अशोक गहलोत बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। फिर ये लौट के आए, फिर उन्होंने एक रिपोर्ट दी और इनकी रिपोर्ट के आधार पर 3 सीनियर जो कांग्रेस के मंत्री भी हैं और कोई चेयरमैन है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट का, कहीं मतलब जो सीनियर लोग हैं कांग्रेस के, उसमें 3 को शो कॉज नोटिस दिया गया। अब जैसा होता है कि उसके बाद भाई खड़गे साहब हुए, इलेक्शन हो गया, खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए और ये चीज थोड़ा बैकग्राउंड में चली गई। अब अजय माकन साहब को तुरंत ये हो रही कि इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो शो कॉज नोटिस दिया गया है। बहुत सी चीजें हैं, आपको इतनी जल्दी इस कार्रवाई पे क्यों है? क्योंकि वो ये बार बार कह रहे हैं कि इससे मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो रही है, मेरी बात नहीं सुनेंगे लोग। तो आप अपनी बात क्यों सुनाना चाहते हैं? आपसे कोई पूछ रहा है, आपने पंजाब में जो हाल कर दिया तो कोई आपसे पूछा कि आपने पंजाब का हाल ये क्यों कर दिया? तो आप इतने क्यों बेचैन हैं अपनी बात सुनाने के लिए?
क्योंकि देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स समझते हैं, स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स क्या है, घर में पॉलिटिक्स होती थी, क्या ये सही समय है अपनी इस तरह की बातें करने का? गुजरात इलेक्शन आपके सिर पे है, आपके इस तरह की हरकतों से गुजरात इलेक्शन पे भले ही 1 वोट का फर्क पड़े, कांग्रेस के लिए वो फर्क पड़ेगा। एमसीडी इलेक्शंस हैं दिल्ली में, उसमें आपको फर्क पड़ेगा, आपका फोकस वहां होना चाहिए था। और देखिए एक चक्कर ये है कि आप ये सब क्यों जानना चाह रहे हैं, मतलब आप इसमें क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं कि जल्दी से करो, एक्शन लो उनके ऊपर, एक्शन लो उनके ऊपर। मालूम नहीं, आप मान लीजिए आपका जैसे आपकी बातों से और आपकी कार्रवाई से ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि सचिन पायलट साहब चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो बिल्कुल आप कांग्रेसी होकर सोच लीजिए माकन साहब, क्या सचिन पायलट साहब इस समय जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें राजस्थान में कांग्रेस को जिता पाएंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सारी बातचीत जो है ना, माकन साहब चूंकि चतुर राजनीतिक हैं, अपने ऊपर कुछ आता है उसकी जिम्मेदारी नहीं। जो एमसीडी इलेक्शन हो रहा है उसमें जो कांग्रेस का खराब प्रदर्शन होने वाला है, ये सब उसकी तैयारी है कि कैसे वो बताएंगे कि मैं तो अपना हो गया, मैं गुस्से होकर घर बैठ गया था। आपको सारा काम धाम छोड़ के एमसीडी इलेक्शन में लगना चाहिए। कांग्रेस की पोजीशन अगर सुधर जाती है तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी, कांग्रेस की पोजीशन खराब होती है, आपकी मुझसे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अरे आपकी पोजीशन अगर एमसीडी इलेक्शन कांग्रेस बुरी और खराब हारेगी, 31 या 35 सीटें उससे कम हो जाएंगी, तो आपकी भी पोजीशन खराब होगी, कांग्रेस की भी होगी। लेकिन शायद मुझे ऐसा, मेरा अपना वो जो अनुमान है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन होने जा रहा है, इसका एक इंडिकेशन अजय माकन साहब की ये सब हरकतें दे रही हैं। खैर, अब अंतिम बात, कठुआ रेप के दोषी के साथ खड़े मंत्री जी पर क्या केस चलेगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया जिसमें उसने जुवेनाइल, उस समय जो आरोपित था उसमें से एक कहता था कि मेरी उम्र 18 साल से कम है इत्यादि इत्यादि, उसको उन्होंने कहा ये जुवेनाइल नहीं है, ये एडल्ट है और इन पे केस जैसे किसी बालिग पे चलता है वैसे चलना चाहिए। याद के लिए सिर्फ आपको बता दूं, 8 साल की बच्ची पर जनवरी 2018 में उसका रेप हुआ था और उस रेप में करीब 8 अक्यूज थे, सब हिंदू थे। वो लड़की मुस्लिम थी, ट्राइबल बंजारा उसकी थी, ये सब घूम घूम के मतलब बंजारों वाला काम करते थे। फिर ये जो ट्रायल था, इसको ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में ये इस पे फेयर ट्रायल नहीं होगा, फिर इसको ट्रांसफ़र किया गया पठानकोट और पठानकोट में इसकी अदालत में केस चला और उन 8 में से 3 को आजीवन कारावास, 3 पुलिस अधिकारियों को जिनके ऊपर आरोप यह था कि उन्होंने साक्ष्य मिटाने का काम किया था, उनको 5-5 साल की सजा, 1 बरी हुए और 1 ये जो जुवेनाइल है, इसको चूंकि जुवेनाइल है इसलिए इनको उस तरह से ट्रीट किया गया। हाई कोर्ट ने भी जो जुवेनाइल जी थे उनको अपनी एज जहां पे उनके अनुसार वो 16 वर्ष के थे, पर मेडिकल रिपोर्ट जो आई थी उसके अनुसार इनकी उम्र 19 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी, ऐसा लगता था। लेकिन हाईकोर्ट ने भी वो छूट ये दी कि कोई बाइंडिंग नहीं रहता है मेडिकल रिपोर्ट, तो उसने कहा कि नहीं ये जुवेनाइल थे। अब इस पे जो ये सुप्रीम कोर्ट आया तो जस्टिस परदीवाला और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने इस पे बिल्कुल साफ किया कि नहीं, ये 19 से 23 साल का है अगर मामला तो ये बिल्कुल एडल्ट है और ये कोई ये नहीं है कि लास्ट वर्ड होगा कि नहीं इसको हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो साक्ष्य वहां पे दिए गए हैं वो भी कहीं उसका कोई प्रूफ नहीं है, एक ऐसे ही लिख के दे दिया गया है कि इनका जन्म इस दिन हुआ था। मैं ये बात इसलिए किया हूं, वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी के 2 बहुत संस्कारी मंत्री थे, चौधरी लाल सिंह जी और चंद्र प्रकाश गुप्ता जी। उस समय जम्मू कश्मीर में बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, ये दोनों लोग मंत्री थे और ये दोनों लोग रैली करके वो जो रेप के आरोपित जो अब कन्विक्टेड बाय कोर्ट हैं, जिनका दोषी मान लिए गए हैं, उनके पक्ष में जाके कि उनको छोड़ो और वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत संस्कारी लोग हैं, जैसा बीजेपी के नेता करते हैं, उनके पक्ष में जाके माइक लेके रैली किए थे और उस लड़की के बारे में मालूम नहीं क्या क्या बात किए थे और मतलब गंदी बातें किए थे। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि इन मंत्री जी के ऊपर क्या कोई कार्रवाई होगी जो रेप बलात्कार जैसे बलात्कारियों के साथ खड़े होके, मतलब, और अगर आप मंत्री हैं तो आपकी हैसियत है भाई, ऐसा थोड़ा ही है, आपने कहीं ना कहीं केस को प्रभावित करने का काम जरूर किया था, तो इनके ऊपर भी क्या कोई केस चलेगा? क्योंकि उस समय एक चीज और जान लीजिए, जो उस समय का रिपोर्ट है अगर निकाल के देखिए तो जो आरोपित थे उन्होंने साफ, उनका बयान है, उन्होंने कहा था कि ये रेप
जो हमने इस 8 साल की बच्ची पे किया है, उससे उस पूरी कम्युनिटी, उस पूरे जो ट्राइबल कम्युनिटी, उसको डराने और वहां से वो भाग जाए इस उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि वो जमीन का मामला है। तो अब देखना यह है कि ये लोग जो अपने को कहते हैं कि फलाना भाग गए, फलाना भाग गए, ये हो गया, वो मंत्री जी आज इस समुदाय को क्या कुछ प्रश्रय देने में की स्थिति में है, या उनको कुछ इस तरह की स्थिति में उनका रिहेबिलिटेशन हो, और इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो, ये तो मालूम नहीं कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेगी कि नहीं लेगी। लेकिन जनता की अदालत में तो ज़रूर ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आप जब बलात्कारियों के साथ खड़े थे और उनको संस्कारी बता रहे थे, जिनको कोर्ट ने दोषी करार दे दिया, तो अब आपका क्या होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।